आ रहे हो तो कुछ भी हमारा काम करके जाओ। हमारा 7,000 करोड़ आपके पास पेंडिंग है, वो देते जाओ। आज तक राहुल जी एक बार भी तेलंगाना के पक्ष में पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाए। खाली आके तेलंगाना में यात्रा करके जाने में तेलंगाना के लोगों का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना की हफ्ते की बड़ी बहस में आज बात करेंगे तेलंगाना में पॉलिटिकल टूरिज्म की। आ रहे हो तो कुछ भी हमारा काम करके जाओ। हमारा 7,000 करोड़ आपके पास पेंडिंग है, वो देते जाओ। आज तक राहुल जी एक बार भी तेलंगाना के पक्ष में पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाए। खाली आके तेलंगाना में यात्रा करके जाने में तेलंगाना के लोगों का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। नाज़रीन, तेलंगाना में हालिया दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रियासत में असेंबली इलेक्शन 2023 में होने हैं। सियासी पार्टियां आवाम को अभी से ही राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना का 2 रोज़ा दौरा किया और वहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने महबूब नगर में रैली की। चंद दिन पहले टीआरएस ने भी 21वां यौम तासीस मनाया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जारी है। दीगर पार्टियां बीएसपी, वाईएसआरटीपी जो कि वाईएसआर जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनकी बहन, वो तेलंगाना में अपनी पार्टी के साथ यहां पर हैं, तो आवाम के दरमियान पहुंच रहे हैं। कौमी लीडरों के दौरे के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लीडरों के इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। जेपी नड्डा ने टीआरएस हुकूमत को बदउनवान करार दिया और कई संगीन इल्जामात आयद किए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वरंगल में रैली की। उन्होंने भी तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में सीएम की नहीं, राजा की हुकूमत है। तेलंगाना से सिर्फ एक खानदान को फायदा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं। उधर हुक्मरान जमात टीआरएस ने कौमी लीडरों के दौरे को सियासी सयाहत यानी पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। अब सवाल यह है कि क्या लीडरों के दौरे सियासी फायदा हासिल करने के लिए हैं या अवामी मसाइल को हल करना चाहते हैं या उनका मकसद इख्तिदार हासिल करना है? इन सवालों का जवाब आज हम अपनी डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में तेलंगाना में इलेक्शन होने वाले हैं और सभी पार्टियां अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स को जो ज़मीनी सतह पर काम करते हैं उनको आगाह कर दिया है कि अब यहां पर सियासी जंग बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस के बीच सेरुखी मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी बार सरकार टीआरएस की है और ऐसे में बड़े नेताओं का यानी कौमी लीडरों का तेलंगाना का दौरा करना इस बात को जाहिर कर रहा है कि दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। कांग्रेस हो या बीजेपी, ये सीधे वार कर रही हैं टीआरएस के कामों पर, चंद्रशेखर राव सरकार पर, कि हो रहा है, किस तरह से तेलंगाना में काम हो रहा है और जो कुछ सरकार यानी टीआरएस सरकार के चंद्रशेखर राव सरकार ने जो कुछ काम किए हैं उसकी जांच हो रही है सियासी तौर पर। यानी आवाम को बताया जा रहा है कि टीआरएस सरकार ने इन 7-8 सालों में क्या कुछ किया है। सवाल हर पार्टी कर रही है और टीआरएस का कहना है, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम के साथ टीआरएस ये कहती है बीजेपी को, अगर हमने अभी आपको कविता हैं जो कि लीडर हैं टीआरएस की, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, आइए लेकिन सिर्फ आकर मत जाइए। 1,000 करोड़ रुपया करीब वहाँ मोदी सरकार के पास है, कुछ देकर जाइए। जो लगातार टीआरएस का मुतालबा रहा कि मरकजी सरकार तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रही है। और रही बात कांग्रेस की, राहुल गांधी का यही कहना है कि नुकसान उठाकर भी हमने तेलंगाना दिया है, तो ऐसे में हम हर कदम पर तेलंगाना के साथ हैं।
कितनी दिलचस्प होगी लड़ाई, हम हमारे खास मेहमान को एक बार जोड़ लेते हैं। हमारे साथ फिलहाल रामचंद्र राव साहब जो बीजेपी के तर्जुमान हैं वो जुड़ चुके हैं। रामचंद्र राव जी, आपका इस्तकबाल है। जिस तरह से जेपी नड्डा तेलंगाना के दौरे पर आए, उन्होंने टीआरएस सरकार को कहा कि बदउनवान है और यहां के प्रोजेक्ट्स को नाकाम बनाया, लेकिन टीआरएस ये कहती कि आपको जो देना है तेलंगाना के लिए वो तो दीजिए। रामचंद्र राव साहब। रामचंद्र राव साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज राव साहब को नहीं मिल रही है। तो बहरहाल कहने का मकसद यही है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार कांग्रेस की सीधी लड़ाई टीआरएस से है और उन्होंने अपने तमाम लीडरों को कहा कि आपको हैदराबाद छोड़ना होगा और दिल्ली नहीं आना है। तमाम कांग्रेस के लीडरों को उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर उतरने का वक्त है। हर असेंबली हल्के, हर पार्लियामेंट हल्के में जनता के साथ, आवाम के साथ राब्ते का वक्त है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस बार किस हद तक मेहनत करेगी और राहुल गांधी का यह दौरा और बीजेपी लीडर जेपी नड्डा का यह दौरा कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा और टीआरएस दोनों पार्टियों से इस बार कैसे मुकाबला करेगी, आवाम को कैसे बताएगी, किस तरह से ये तीनों पार्टियां अपने हक में करने की कोशिश करेंगी। हमने देखा था हाल ही में कि आवाम सभी पॉलिटिकल सभाओं में, पॉलिटिकल जलसों में जाती है, सभी लीडरों को सुनती है, लेकिन वोट बैंक में तब्दील करना जरा मुश्किल हो जाता है, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। हम भीड़ देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि अरे यहां काफी भीड़ आई, जैसे वरंगल में राहुल गांधी के जलसे में भी भीड़ आई और जेपी नड्डा की रैली में भी काफी भीड़ दिखाई दी। लेकिन तेलंगाना के अवाम के जहन में इस वक्त क्या है, और बहुत कम वक्त है। 2023 में इलेक्शन है तेलंगाना में असेंबली का। किस तरह से आवाम देखती हैं इन तीनों पार्टियों को? टीआरएस का कहना है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना के लिए एक बार भी बात नहीं की, यह इल्जाम है टीआरएस का। और बीजेपी के लिए टीआरएस यह कहती है कि काफी कुछ बकाया रियासती सरकार का मरकजी सरकार रखी हुई है, मरकजी सरकार दे नहीं रही है और कई काम जिसकी वजह से मुतासिर हुए। लेकिन टीआरएस सरकार का एक दावा यह भी है कि हम अपने बलबूते पर रियासत में तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं तरक्याती कामों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर बदउनवानी के इल्जामात लगा रही है। और अगर बदउनवानी हुई है इतने सालों में, तो फिर मरकजी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? एक सवाल यह भी उठ रहा है टीआरएस की तरफ से। तो सियासी जमीन तलाशने की एक तरह से कोशिश है कौमी पार्टियों की। हमने इससे पहले भी देखा था जीएचएमसी के इलेक्शन में कि किस तरह से बड़ी तादाद में कौमी लीडर, खासकर बीजेपी के, उन्होंने पूरे जीएचएमसी के इलेक्शन में आवाम को राग़िब किया और किसी हद तक कामयाबी भी हासिल की। और वहीं कांग्रेस जो अभी अपनी सियासी ज़मीन तलाश नहीं कर पाई है, राहुल गांधी के ज़रिए अब एक नई उमंग के साथ वो जुड़ना चाहती है आवाम के साथ। लेकिन कांग्रेस के साबिक सदर का ये दौरा, राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस लीडरों में कितनी ताकत पैदा करता है और कांग्रेस क्या विकल्प बनेगी, क्या एक रास्ता बनेगी टीआरएस के आगे? बीजेपी और कांग्रेस अपनी सियासी ज़मीन किस हद तक तलाश कर पाएगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे तेलंगाना में पॉलिटिकल टूरिज्म की। हमारे साथ टीआरएस के लीडर जुड़ चुके हैं, इम्तियाज इसाक जो कि चेयरमैन हैं टीएसएमएफसी के और जनरल सेक्रेटरी हैं। इम्तियाज साहब, जिस तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म की बात टीआरएस कर रही है, दूसरा टर्म आपका है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, बदउनवानी के इल्जामात अब टीआरएस पर लगा रही हैं। ये सियासी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, इलेक्शन का भी अब वक्त आ रहा है, तो कैसे देखते हैं
इन दौरों को बड़े लीडरों के, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी? नहीं, देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना हमारे आंदोलन की साहब के जो जमात है 8 साल के दौरान आवाम ज्यादा खुश है, आवाम में कोई मुश्किलात नहीं है। ये जो कांग्रेस का जो अभी दौरे हो रहे हैं, चाहे राहुल गांधी के हो, चाहे बीजेपी के, चाहे किसी बंदी संजय के हो, किसके हो जी, ये अक्सर एक टूरिस्ट के जैसा आ रहे हैं जा रहे हैं लोग जी। ये लोग यहाँ का, ये लोग के पास जमीनी तौर पे ये लोग के पास कोई ऐसे हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए कोई ऐसे फोर्स चीज नहीं है। लिहाजा जो है इलेक्शन से 6-8 महीने पहले दिल्ली से लोग आते हैं, यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं, चले जाते हैं। ये लोग को जहां तक हो सके दिल्ली चाहिए, लोग तेलंगाना स्टेट नहीं चाहिए लोग जी। तो लिहाजा जो है आज टीआरएस के हुकूमत के दौरान जो किसान हो चाहे सिटीजन हो, हर कोई खुशहाल महसूस कर रहे हैं। लिहाजा जो है आने वाला दौर भी केसीआर साहब का होगा। ये जो लोग आ रहे हैं सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए, अपने पार्टी को जो है थोड़ा जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग फिर वक्त फेल है इस चीज में। अब खासकर राहुल गांधी साहब जो आज आए हुए हैं जी, राहुल गांधी साहब जहां भी जाते हैं आयरन लेग की तरह देखा जाता है। अगर कहीं कोई शख्स अगर आता है तो ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी साहब जहाँ जाते हैं वहां पे नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। तो राहुल गांधी साहब के पास वो इमेज नहीं रहा कि नेशनल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी साहब का कोई अहमियत नहीं रही जी। तो राहुल गांधी साहब यहाँ आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे तेलंगाना में। ठीक, लेकिन इनका एक दावा यह भी है कि तेलंगाना कांग्रेस ने दिया था नुकसान उठाकर भी, और वो बार बार तेलंगाना के नौजवानों को याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना दिया था, नुकसान भी उठाया है, और 8 साल से नौजवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना का जो सपना था वो तेलंगाना अब नहीं है। नहीं, देखिए तेलंगाना का सपना क्या था बोलिए आप। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना जब दी है ना, तो ऐसी नहीं थी। 69 से जो है मूवमेंट चल रहा था, इतने दिन से तेलंगाना क्यों नहीं दी कांग्रेस पार्टी पे 69 से जी, तो लिहाजा जो है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं थी। केसीआर साहब का जो मूवमेंट था, केसीआर साहब ने मजबूर किया कांग्रेस को देने के लिए। ठीक है। तो लिहाजा जो है ये क्रेडिट सिर्फ केसीआर साहब को जाता है। कांग्रेस का अगर कांग्रेस तेलंगाना दी भी होती तो आवाम के कांग्रेस पार्टी को वोट डालती थी, लेकिन एक तेलंगाना से केसीआर साहब ने हासिल किया, इस वजह केसीआर साहब को आवाम साथ दे रही है। ठीक है, हमारे साथ रामचंद्र राव साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के। रामचंद्र राव साहब, जैसा कि टीआरएस की तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल टूरिज्म है तेलंगाना में, आइए और जाइए, लेकिन मोदी सरकार को उन्होंने खास तौर पर कहा कि जो बकाया, जो बाकी देना है मरकजी सरकार, मोदी सरकार, वो देकर जाइए, सिर्फ दौरा करके मत जाइए। जेपी नड्डा को उन्होंने निशाना बनाया। रामचंद्र राव साहब, क्या ये तेलंगाना उनके क्या बोलते हैं, उनका कोई जाति इलाका है क्या? कोई राजनीतिक नेता नहीं आ सकते क्या? ये जो बात जो कह रहे हैं, ये सब उनकी जो राजनीतिक दुरहंकार जो है जी, पॉलिटिकल इगोइज्म जो है, इसका ये प्रदर्शन कर रहे हैं जी। पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तो परसों जो केसीआर साहब गए थे, चेन्नई गए थे, फिर वहां पर बॉम्बे गए थे, बंगाल गए थे, उड़ीसा गए थे, वो किसके लिए, कौन सा टूरिज्म है जी? वो कौन सा टूरिज्म है? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या टूरिज्म है उनका? कम से कम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक हमारे एमएलए हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता हजारों की संख्या में है जी। हमारा पूरा हक बनता है तेलंगाना को हम हासिल करने के लिए। बिल्कुल, कोई भी सियासी पार्टी हिंदुस्तान के किसी भी इलाके का दौरा कर सकती है, लेकिन टीआरएस का साफ तौर पर कहना है, कविता ने इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बन रही है, और जो चीजें मुतालबा कर रही है, जो डिमांड्स है तेलंगाना की, वो मोदी सरकार नहीं दे रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोग चाहता हूँ तेलंगाना को भगा रहे हैं, क्यों याद किया जा रहा है बीजेपी हुकूमत? इनका रामचंद्र साहब, आप ये बोलिए तेलंगाना के लिए कौन सा प्रोजेक्ट दी है बीजेपी हुकूमत? इनका सुनिए, आप मैं जब बात कर रहा मत रुकिए। इनका झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, ये सब जो है टीआरएस का एक नीति है, एक स्ट्रेटेजी है। मैं वहां दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे तेलंगाना में हमने 15 न्यू नेशनल हाईवे दिया है, हमने न्यू नेशनल हाईवे, और यहाँ पर 90,000 करोड़ रुपया आज हमने यहाँ पर सिर्फ हाईवेज के लिए हमने दिया है। उसके साथ साथ हमने 41% टैक्स
रेवोल्यूशन दिया है हमने। उसके साथ साथ 7% लोकल बॉडीज के लिए हमने यहाँ पर दिया है टैक्स रेवोल्यूशन से स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 48%। ठीक। कांग्रेस की सरकार थी वो 30% देते थे। आज हम यहाँ पर तेलंगाना में हमने कई ऐसे चीजें किए हैं, और जो चीज नहीं हुआ है वो सिर्फ प्रदेश की सरकार, उनके जो नेग्लिजेंस है, वो जमीन नहीं देते हैं, और जमीन देते हैं तो उसमें कोर्ट में रहता है उनका अभी यहाँ पर जो है हमारे MMTS रेलवे का एक लाइन चलना है, स्टेट गवर्नमेंट अभी तक अपना फंड नहीं दिया है। ठीक है, फंड नहीं दिया अभी। आज मेट्रो में सेंट्रल गवर्नमेंट का आज इसमें शेयर है, क्यों नहीं बोलते जनता को आप? ठीक है, क्यों नहीं ले आ रहे? ठीक है, आपके इन तमाम जवाबों का सवालों का जवाब इम्तियाज इसाक देंगे। मैं पहले रुख करूंगा ताहिर बिन हमदान, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। ताहिर साहब, जिस तरह से राहुल गांधी का यह दौरा है, कितना अहमियत रखता है? कांग्रेस को कितनी ताकत सियासी तौर पर मिलेगी, और किन मुद्दों पर आप टीआरएस सरकार को घेरेंगे? इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है कांग्रेस की? लगता है राब्ता खत्म होगा। इसाक साहब, रामचंद्र राव साहब तो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये तमाम चीजें दी है, फिर टीआरएस इन चीजों को क्यों नहीं बता रही? कौन सी चीजें दी हुई है बीजेपी हुकूमत ने? वो हाईवेज का जिक्र कर रहे हैं। रामचंद्र राव साहब जो बोल रहे हैं, जो रूटीन रोड्स आने के हैं वही उन्होंने दिया है, लेकिन कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया उन्होंने। यहाँ से हमारे पास जो है, जो टैक्स के तौर पे जो अमाउंट तेलंगाना स्टेट से हासिल की है, उसमें से 60% हमको वापस किया है। 40% अमाउंट हमारा उनके बीजेपी हुकूमत जहाँ पे वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं तेलंगाना का अमाउंट, वो रामचंद्र साहब को पूछिए। जब तेलंगाना हुकूमत कितने चीजों को जो है रिपेंडेंट किए, उसमें कौन सी चीज दी गई वो बोलिए। आज तेलंगाना के ऊपर इतना सौतेला शुरू क्यों किया जा रहा है बीजेपी हुकूमत? ठीक, आप आज आपके दिल्ली के लोग आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं? सिर्फ लोगों में जो है नौजवानों को भड़काना, और जो बंडी संजय साहब जो पैदल दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल जो है उनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उन्होंने जहाँ पे दौरा कर रहे हैं, दो तरफ जो है हरियाली दिख रही है, एग्रीकल्चर दिख रहा है, इससे और क्या होना चाहिए बंडी संजय साहब को? ठीक। तो आज तेलंगाना हुकूमत, आज किसानों की तरफ से जो बीजेपी हुकूमत जो नुकसान कर रही है तेलंगाना में किसानों के लिए, वो सिर्फ हुकूमत के ऊपर दुश्मनी रख के कर रही है। मोहब्बत कहाँ है? ठीक है, हमारे साथ ताहिर बिन हमदान भी जुड़ चुके हैं। ताहिर बिन हमदान फोन पर जुड़े। ताहिर, जिस तरह से कांग्रेस का दौरा हो रहा है, टीआरएस बता रही कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, कांग्रेस राहुल गांधी पर सीधा वार हो रहा है कि तेलंगाना में आपने पार्लियामेंट में आपने तेलंगाना के लिए कभी आवाज नहीं उठाई जी, और आज दौरा कर रहे हैं सिर्फ लोगों की हमदर्दी हासिल करने। जी, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी भी जुड़ती नहीं। लोगों के तकलीफ में खुसूसन हजारों किसान तेलंगाना के सुसाइड करे हुए हैं। कई लोग 2-2, 3-3 महीने अपना धान काटने के बाद कुप्पों पे सोते रहे। आपके मीडिया वाले ही कई जगह बताए कि कुप्पे पे ही किसान अपनी जान छोड़ी। ये विटनेस नहीं है क्या टीआरएस के लोगों को, टीआरएस के मिनिस्टरों को, टीआरएस के एमएलएस को, जो आज स्टेट में तेलंगाना किस मसले पे तेलंगाना रियासत बना, तेलंगाना के लिए कितने लोग बलिदान दिए, बलिदान देने वालों के फैमिली का क्या पोजीशन है आज तेलंगाना में? एक ग्राउंड रियलिटी को पहले छुपाते हुए वो लोग अपनी बात बोलते जाते हैं। मैं एक बात बोलूं, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते नहीं, मैं एक किसान के नाते बता रहा हूं। मैं एक किसान हूं। मैं मेरे गांव में 10-12 एकड़ धान पिकाता हूं। धान पिकाने के बाद काटने के बाद 20-25 दिन तक तो धान को वो लोग तोलते ही नहीं, कांटा नहीं करते। कांटा करने के बाद अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता। आज 1 एकड़ को 7,000 से लेके 15,000 तक खर्चा बढ़ गया तो है जी। आज मैं किसानों के बारे में, कांग्रेस आज सिंपैथी के लिए नहीं आ रही। कांग्रेस के हक में लिए निजामाबाद शहर, निजामाबाद जिले में या निजामाबाद साबका जिले में किसानों के साथ हम लोग मिलकर कितने मर्तबा निजामाबाद के कलेक्ट्रेट के पास धरना करे, कितने मर्तबा केसीआर साहब का पुतला जलाए।
कितने मरतबा हम ये यानी किसानों को अभी भी मसला है, लेकिन टीआरएस सरकार तो ये कहती है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट से किसानों को काफी फायदा हुआ है और अब तो वो खरीद भी रही है डायरेक्ट किसानों से। इसाक साहब क्या कहेंगे? बड़ा इल्जाम है किसान खुदकुशी कर रहे हैं तेलंगाना में। जी जी, मैं बड़ी खुशी की बात है, अच्छा सवाल मुझसे पूछे और ये सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है, निजाम तेलंगाना में कितने एकड़ रकबा किसान काश्त करते हैं? ठीक है, मैं एक बात बताऊं, निजाम सागर प्रोजेक्ट निजाम हुकूमत ने बनाए सो प्रोजेक्ट के नीचे 2,75,000 एकड़ सैराब होता था। आज श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के नीचे 8 लाख एकड़ सैराब हो रहा है। राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में अली सागर लिफ्ट, गुप्ता लिफ्ट के जरिए 1 लाख एकड़ को पानी देने का हम लोग जो बनाए, उसके बारे में 2004 से लेके 2014 तक हमारी हुकूमत, जब कांग्रेस की हुकूमत। ठीक है, आपके सवालों का जवाब इसाक साहब देंगे, टीआरएस के लीडर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसाक साहब मेरे से बात करो, बोलो बिल्कुल बात करो। इम्तियाज साहब, किसान अभी भी परेशान है, खुदकुशी कर रहा है, फिर आपका दावा यह है कि जितने भी आबी जखायर आपने बनाए हैं किसानों को हरियाली है, फायदा हो रहा है, ये सारी आपके दावे जो है इसका उल्टा दिखा रहे हैं हमारे ताहिर बिन हमदान। देखिए, एक बात बताओ, सुनिए आप एक बात। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों के लिए, उनकी खाते के लिए पैसा दिया जाता था क्या? मैं ताहिर साहब से पूछ रहा हूँ जी, दिया जाता था। आज बोले ना, आप कितने पैसे ले रहे हैं हुकूमत से, वो बोलिए आप पहले। हुकूमत से हम लोग मैं जवाब दूं आपका? जी जी जी, आप बोलिए, आप किसान ही बोले ना। आपकी हुकूमत किसान को वर्गला के किसान को डाइवर्ट कर रही है, एक एकड़ को हर साल आप 10,000 रुपए जो दे रहे हैं, हमारे जेब से 15-20,000 जा रहे हैं किसान के जरिए। बात कर रहा हूँ, सुनिए ताहिर साहब, सुनिए आप मेरी बात। आप किसान है बोले ना? हाँ बिल्कुल किसान। सुनो आप हुकूमत के जाने जो पूछो, उन्होंने मेरे गाँव को आए थे, मैं किसान किया जा रहा है, वो आप ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो बोलिए। मैंने वो लेने से ये नहीं होता ना। अरे भाई, किसान को एक एकड़ अनाज खिलाने के लिए कितने 1,000 रुपए का खर्चा होता है, आपको मालूम है? अरे भाई साहब, मैं क्या करूँ आपको? सुनो, सुनना पड़ता पहले। ठीक है, किसान अगर वाकई किसानों को कोई परेशानी है तो सड़कों पर उतरेंगे, और जिस तरह से पॉलिटिकल ये दौरे हो रहे हैं, किसानों को वाकई क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये तो आने वाला वक्त है। रामचंद्र राव साहब, बीजेपी के ऐसे कौन से मुद्दे यहां पर तेलंगाना में होंगे? टीआरएस सरकार के खिलाफ आपकी जंग कैसी शुरुआत होगी? रामचंद्र राव साहब, ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो सुनहरा तेलंगाना अभी नजर नहीं आ रहा है आपको? पहली बात तो ये है कि मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि ये तेलंगाना जो बना है जी, इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी भी एक उनका भाग था, उनकी एक भूमिका थी जी। कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट में बिल लगी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे बेशर्त हमने उसको मदद किया, और आर्टिकल 3 के अंदर तेलंगाना का फॉर्मेशन का हमने पूरी तरह से उसको मदद किया जी। आज तेलंगाना बनने के बाद यहाँ की जो युवा है, जिन्होंने कम से कम 1000 से ऊपर लोग, बच्चे, हमारे नौजवान लड़के, उन्होंने खुदकुशी की थी, अपने आत्मा हो चुकी थी कि तेलंगाना बनने के बाद उन्हें उनकी नौकरियां मिलेंगी जी। आज 8 साल हो चुका है, 2 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी खाली है, अब तक भरा नहीं गया है। परसों एमएलसी इलेक्शन और ये आने वाले इलेक्शन को नजर पे रखे हुए ये अभी नोटिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक, 8 साल में तेलंगाना बनने के बाद हमारे नौजवानों ने क्वेश्चन करता हूं कि आप इसका कौन जो ये ठीक है, आपका जवाब 30 सेकंड में। इम्तियाज साहब 30 सेकंड आपके पास बीजेपी और कांग्रेस के लिए जवाब दीजिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे तालीम, जो बच्चे को हम तालीम देते हैं जी, आज तालीम देने वाले हमारे पास कोई टीचर्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात का जवाब इम्तियाज साहब 30 सेकंड है आपके पास। रामचंद्र साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके नरेंद्र मोदी साहब ने जो प्रॉमिस किया था 2 करोड़ जॉब्स का, उसमें से कितने जॉब्स के नोटिफिकेशन डाले आप लोग? आप क्या करें वो बोलिए ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,30,000 जॉब दे चुके हैं, 80,000 90,000 का नोटिफिकेशन डाल चुके हैं। आप बोलिए 2 करोड़ कहाँ चले गए?
आप सुनहरा तेलंगाना किसको लेके बोल रहे हैं? सुनहरा तेलंगाना उसके लिए बोल रहे हैं जहाँ पे नीलू नियामकालू निधि जो है ना, उसके लिए जो वो उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। आज जो हमारा जो है उस पे काम कर रहे हैं। आप बोलिए, आपके 2 करोड़ नौकरियां में हम तो ठीक है भाई, 80,000 नोटिफिकेशन आप डाले ना, आप 8 साल में 2 करोड़ नौकरियां में कितने डाले वो बोलिए ना। आज महबूबनगर जिला में किसानों ठीक को है। खेत पे पानी बहरहाल तेलंगाना के इलेक्शन जहां कहीं स्टेट में इलेक्शन होंगे, इस तरह के पॉलिटिकल दौरे तो होते रहेंगे। किस पार्टी को कितनी सियासी जमीन मिलेगी ये आवाम तय करेंगे, और सरकार का जो काम है वो भी आवाम तय करेगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आज के इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आदाब।